Welcome to Dr. PC Verma Economist YouTube economics class. In this class, we will discuss in Hindi medium. आज मैं हिंदी में व्याख्यान दूंगा भारत के आईटी इंजीनियर्स को झटका। झटका शब्द आप कहाँ देखते हैं? दिल्ली में बड़ा बड़ा लिखा रहेगा यहाँ झटका मिलता है। पता कीजिएगा इसका क्या अर्थ होता है। भारत के आईटी इंजीनियर्स को झटका। डॉक्टर पीसी वर्मा अर्थशास्त्री, पूर्व अध्यक्ष अर्थशास्त्र, पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, बिहार, भारत द्वारा एक सरल विश्लेषण। अर्थशास्त्र विभाग डॉक्टर पीसी वर्मा अर्थशास्त्री, पूर्व अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, बिहार, भारत द्वारा एक सरल विश्लेषण। मैं डॉक्टर पीसी वर्मा पिछले 50 वर्षों से अर्थशास्त्र पढ़ा रहा हूं और अर्थशास्त्र का विषय आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि आंध्र प्रदेश में अगर आप मास्टर्स करते हैं इकोनॉमिक्स में तो आपको डिग्री मिलेगा एमए नहीं, एमएससी इकोनॉमिक्स। कई यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में जो आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेते हैं तो आपको मिलेगा बीएससी इकोनॉमिक्स। और विदेशों में इकोनॉमिक्स को साइंस ट्रीट किया जाता है, बीएससी एमएससी की डिग्री मिलती है। कारण इसका यह है कि साइंस के बहुत सारे चीजों को इस्तेमाल इकोनॉमिक्स किया जाता है, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये पढ़ते हैं मैथमेटिक्स वाले। इसका उपयोग फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में होता है, बायोलॉजी में होता है। वही चीज इकोनॉमिक्स में होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। और वेक्टर एनालिसिस, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, ये सारे मैथमेटिक्स के टूल्स हैं जो आजकल इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, अभी फिलॉसफी में देखे, एग्रीकल्चर में, हर जगह इस्तेमाल होता है। इससे आपको बहुत सारे बातों को आप बहुत संक्षेप में बता सकते हैं, उसको इक्वेशन में बदल सकते हैं, उसको चित्र में बदल सकते हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक्स को साइंस का दर्जा कई जगहों में, कई देशों में मिल गया है। भारत में पटना से एक पढ़ा हुआ लड़का है जो कि आंध्र प्रदेश में जाके मास्टर्स किया है, एमएससी इकोनॉमिक्स। आज का जो विषय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमको याद है बेंगलोर में मैं एक बार गया था, तो वहां मुझे कहा कि जानते हैं सर आप कहाँ से आए? हम कहा बिहार से। तो हंसा। हमको क्या हंस रहे हैं? कहा कि बिहार का हम लोग जानते हैं ना, कि बिहार का जो है आदमी पिछड़ा हुआ है, वो बहुत सारा चीज वहाँ है ही नहीं। हम पूछेंगे जो एग्जाम्पल बताइए ना, कैसा क्या चीज पिछड़ा हुआ? हम भी तो वहां रह ही रहे हैं, जिस समय गए थे उस समय हम भी यंग थे, मुझे बताइए। तो बोला इतने में देखे कि उधर से बेंगलोर में बस स्टैंड के पास हम खड़ा थे, तो बेंगलोर में एक बस आ रही थी और ऊपर डबल डेकर था। तो हमको कहा कि देखिए तो ये बस आ रही है, डबल डेकर बस है,
इसमें ऊपर भी बैठा हुआ है, नीचे बैठा हुआ है। तो हम कहे कि अब क्या जवाब दें। हम तो जानते थे कि डबल डेकर बस हम बॉम्बे में देखे थे, बेंगलोर में जब देखे तो हमको बताने लगा, वहीं का लोकल था और बिहार को बहुत नीचे दृष्टि से देख रहा था। और हम बोल दिए थे कि बिहार के हैं, तब उस पर हमको सुनाता था। तो बोले जानते हो बिहार में इस तरह जो तुम डबल डेकर दिखा रहे हो गांव गांव में फैला हुआ है। वो कहा हम मान ही नहीं सकते हैं। और गांव गांव में जाओ ना, जितना बस है सबके ऊपर में पूरा भरा रहता है आदमी, नीचे 70 ऊपर 70। जितना जीप है नीचे बैठा रहता है और ऊपर भी बैठा रहता है। तो डबल डेकर हुआ ना, ऊपर बैठना है डबल डेकर। और रेल भी हमारे यहाँ पहले डबल डेकर था उस समय। उस समय बिजली वाला नहीं आया हुआ था, ऐसे ही ट्रेन रहता था, इंजन चलता था चुक चुक चुक, तो ऊपर में बैठा रहता, आराम से बैठा रहता था। तो हंसने लगा कि उस नहीं ना, वो सब बात नहीं कहिए। मेन है आप जो कहना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है उसमें बाहर बिहार पिछड़ा हुआ है। हम इस बात को मानते हैं। हम जब स्टूडेंट थे 1970s में, मास्टर्स किए इकोनॉमिक्स में, एमए इन इकोनॉमिक्स, फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडल प्राप्त किए। लेकिन जहां सुनते थे कि बिहार जो है पिछड़ा हुआ है, अब उस समय हम स्टूडेंट थे, पिछड़ा पर पूरा घूमे भी नहीं थे बिहार को। तो दिमाग में आ रहा था कि भाई काहे पिछड़ा है। हम लोग जब स्टूडेंट थे 1972 में, उस समय 10 रुपया बराबर $1 था। 1947 में 1 रुपया बराबर $1 था। आज है, हमको लगता है 87 रुपीज इक्वल टू $1 होगा। उस समय लेक्चरर हम जब बने थे तो 535 रुपया सैलरी था पर मंथ, और सोना था 250 रुपये में 10 ग्राम। अभी हमारे स्टूडेंट जो लेक्चरर बना है उसको मिल रहा है 77,000, और सोना है 100 पार 10 ग्राम। इसी को कहा जाता है मनी इल्यूजन। आप देख लीजिए, हम 70 साल, अब 75 साल मेरा उम्र हो गया है। तो जो हम देख चुके हैं आंख से, तो क्लास में पढ़ाने में बहुत आसान होता है कंपैरिजन कि क्या था इकोनॉमी, भारत का इकोनॉमी कैसा था। अगर आप इस रिक्शा पर 2 बोरा सीमेंट ले जा रहे हैं तो पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि सीमेंट वही ले सकता है जिसके पास में परमिट हो। अगर आप किसी से मांग लिए, उसको परमिट है, उससे मांग के ला रहे तो रास्ता में आपको पकड़ लेगा। बाजार में कहीं भी गेहूं नहीं बिकता था। गेहूं आपको राशन की दुकान मिलता था, और राशन वाला 50% गेहूं स्मगलिंग करता था, मैंने बेच देता था दूसरे से। उसका जो अभी कैसे SIR हो रहा है वोटर लिस्ट में, उस तरह से उस समय था राशन कार्ड। तो नकली राशन कार्ड बनाया हुआ है, 100 वो मान लीजिए बनाया हुआ है, तो उस 100 पर जो गेहूं आ रहा है वो उसका हो जाता था, जो कि राशन का दुकान। हम आपको सिंपल एक टिप्स देते हैं। और टाइम सिटी में पहले एक था कि हर बीए के लड़के को एक सर्वे करना है और एक थीसिस जमा करना है। तो उसमें दिए कि कीजिए आप पब्लिक सेक्टर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकान उसी में कीजिए, जो जहाँ का है वहां से कीजिए। उसमें ये सब बात लिखित दिए हुआ है कि जो जो जिससे पूछा गया कि आपको मिलता है कि नहीं, तो कहता है बताइए। एक तक जब जाइएगा बंद रहेगा, खोलेगा उस समय आप मान लीजिए किसी कारण से नहीं पहुंच पाए, आपका माल गायब, गेहूं गायब। हमारा गेहूं गायब कर दिया था, उसको बिगड़े उगड़े करके केस करेंगे। तो किए नहीं, लेकिन धमकाया उसको कि भाई कि आप आए नहीं, अंत तक लैप्स हो जाता, वो बेच दिए। तो ये स्थिति थी भारत की। और आज देखिए, गेहूं लेने नहीं जाना, गेहूं खरीदने नहीं जाना, कि आपको चावल गेहूं जो कुछ भी बहुत सारा फ्री आपको सरकार दे रही है। बहुत सारा चेंज हो गया है। जबकि हम लोग के स्टूडेंट के लाइफ में गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी दी थी। सच बताया, उस समय हमको लगा कि देवी दुर्गा है और इस तरह से कह रही कि गरीबी हटा देंगे। लेकिन जब उनका चला जो डिफरेंट प्रोग्राम, जो हम एक इंडियन इकोनॉमी किताब लिखे, उसमें सारा उसमें लिखे हुए हैं, वो चला तो देखिए कि सारा चीज जो है गोल मट्ठा था। बिहार में इतना लोन ले लिया दुग्ध उत्पादन का
कि जब वहाँ एनुअल डिस्कशन होने लगा, आईबी एक था अ, संस्था बनी हुई थी जिससे आप ऋण ले सकते हैं। तो ऋण लेने पर बताए क्यों लिए, तो भैंस का क्या करता था, भैंस लेके आइए बैंक में, भैंस दिखलाइए, भैंस के साथ फोटो खिंचाएगा, उसके बाद आपको लोन मिल गया दूध का। आप बिजनेस करना शुरू किए। अब वहां पर 5 गो मान लो भैंस लाया हुआ है, तो किसी पर बहुत सारा आ, ये सजावट का चीज लगा दिया, और फिर उसी भैंस को लाया, और तीसरा आदमी चौथा आदमी सर बदल बदल करके कर, होते होते जो लिस्ट बना उसके अनुसार इतना दूध का उत्पादन होगा बिहार में कि उसको रखा कैसे जाएगा, और उसको कैसे वहां से दूसरे राज्य में पहुंचाया जाए, इसके लिए वहां से टीम आई बिहार में। आई सारा चीज जो है पूर्णिया के तरफ में, पूर्णिया है और कई उधर के ही डिस्ट्रिक्ट्स में ये सब ज्यादा था। तो सरकार कही कि भाई वो सब दूध बर्बाद हो जाएगा, इसलिए टैंकर जो है आके लगाया जाएगा बिहार में, और दूध को कलेक्ट करके टैंकर से दूध दिल्ली पहुंचेगा। टाइम जब यहाँ टीम आई, यहाँ जांचने का कोई दिखा, पूरा पूर्णिया घूम गया, लिख रहा है इतना हजार भैंस को ऋण दिया गया भैंस के लिए। अब भैंस वहां जो नॉर्मल जो होता है वही है, कहाँ गया भैंस भाई। तो पता चला कि एक ही भैंस जो है बार बार। अब आजकल क्या हो गया कि अगर कर रहे हैं तो उसे कान में एक स्टिकर लगा देगा, वो ऐसा कर देगा कि वो लटका रहेगा, बड़ा उसको दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये धीरे धीरे होता है, गलती होने पर ही ना होता है। तो इसे उसे चल गया। एक नियम है जो केन्स ने कहा था अमेरिका में, जॉन मेनार्ड केन्स को अमेरिका में बुलाया गया प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के द्वारा कि आइए भाई, यहाँ तीसा की महान मंदी हो गई है 1932 में, 29 से 32 के बीच में, वो पीरियड को थर्टीज बोलते हैं, बोले 29 30 31 32 30, तो थर्टीज में मतलब एग्जैक्टली। और समझिए कि 1931 से शुरू हुआ, 31 में उनको बुलाया गया। जॉन मेनार्ड केन्स, जो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? एडम स्मिथ। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? जॉन मेनार्ड केन्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? एसी पिगू। तो इन सब का किताब जो है आपको कहीं भी लाइब्रेरी में मिले तो पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हुआ कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट यूएस के थे, तो एकदम घबराए हुए थे, क्योंकि वहां 160 लाख यंग पीपुल, यंग अमेरिकन यूथ अनएम्प्लॉयड हो गया अमेरिका में। यहाँ ये सब पीटी या मेंस ये सब झंझट नहीं है, फोन पर ही आपको बात करेगा और आपके बात से समझ जाएगा कि इसको नौकरी देना चाहिए कि नहीं। सिनेमा हॉल में हम विदेश में बैठे हुए थे अपने लड़के के साथ, तो अचानक फोन आ गया, तो उठ के कहा कि आ रहे हैं, बाहर चला गया और जाके फोन पर बात किया, पूरा इंटरव्यू उसका हुआ कि उसको अफ्रीका जाना है। आके कहा कि हो गया। अब देखिए, हमारे यहाँ है कि इंटरव्यू लास्ट में, पहले पीटी होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू, इस सब से बहुत कुछ का आपको पता, उसके सामने से खाली बात आप कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कि उसका क्या लेवल है। वहां आदमी की कमी है। वहां आदमी कितना है? 36 करोड़। 36 करोड़ आदमी आज से नहीं है, जब स्टूडेंट है तबे से 36 पर स्टेबलाइज हो गया है। स्टेबलाइज कैसे होता है? जैसे वन मदर इज रिप्लेस्ड बाई वन डॉटर, वन मदर इज रिप्लेस्ड बाई वन डॉटर अगर होगा ना, हमारे यहाँ तो वन, तो छोड़िए 5 7 8, 5 7, अभी हम भी समझते हैं कि अब जो एजुकेटेड हो गया है उसमें मोस्टली देख रहे हैं पढ़े लिखे लोग में वन चाइल्ड है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन चूंकि मेल फीमेल दोनों जो है जॉब में है, तो वन चाइल्ड। पढ़ाई हो गया, पहले था कि 15 16 17 बरस में ही मैरिज लड़कियों का हो जाता था, अब ऐसा नहीं है, कानून बन गया हुआ है, लड़के की शादी का भी कानून है, लड़के का इलीगल है, हुआ तो पकड़ लेगा। तो इससे क्या हुआ
कि इकोनॉमी में, अमेरिकन इकोनॉमी में जो अमेरिकन यूथ थे सब बेरोजगार हो गए, ओवर प्रोडक्शन हो गया। ओवर प्रोडक्शन होने के बाद फैक्ट्री धीरे धीरे बंद करना शुरू किया, रिटेंच करना शुरू किया। अंत में माल भरा हुआ है फैक्ट्री में और सारा वर्कर्स आउट। वर्कर्स तो भीतर में न है, वही वर्कर्स बाहर आता है तो कंज्यूमर हो जाता है। तो सब जगह का वर्कर आउट। तो 1,60,000, 1,60,000 नहीं, 1,00,000, हाँ, 1,60,000 जो है आदमी अनएम्प्लॉयड हो गया। तो उसको फिर से कैसे लाया जाए? ठीक उसी समय यूके में 30 लाख, जर्मनी में 60 लाख यूथ बेरोजगार हो गया। इसी को कहा जाता है तीसा की महान मंदी। सब फैक्ट्री बंद बंद बंद, और जो मालिक है उसको तो खाने के लिए पूरा है, उसको क्या फर्क पड़ा है, लेकिन जो मजदूर है उसको तो मिलेगा तब खाएगा। अब त्राहिमाम वो कैसे इसको वापस किया जाए? तो रूजवेल्ट ने बुलाया इनको, जॉन मेनार्ड केन्स को। वो एक किताब लिख रहे थे जो बाद में 1936 में प्रकाशित हुई, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 36 में प्रकाशित हुई, लेकिन उसका किताब तैयार था, तो उसी के थ्योरी को लेकर के उन्होंने कहा कि आपको ये रोजगार कितने समय में आपको बढ़ाना है। जो बेरोजगार तो बैठा हुआ है, 160 लाख बैठा हुआ है, 160 लाख आदमी बेरोजगार बैठा हुआ है अमेरिका में, 60 लाख बैठा हुआ है जर्मनी में, 30 लाख बैठा हुआ है यूके में। तो आपको यहाँ अमेरिका में जो 160 लाख है उसको कैसे रोजगार देना है? नंबर वन, वेरी शॉर्ट पीरियड। नंबर टू, शॉर्ट पीरियड। और लॉन्ग पीरियड को केन्स कहते थे कि लॉन्ग पीरियड में आदमी मर जाता है, इसलिए बेकार है। क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स लॉन्ग पीरियड पर ही जोर देता था। और वैसा लॉन्ग पीरियड होगा कि कब लॉन्ग होगा क्या होगा वो रियलिटी से दूर था। कहता था कि लॉन्ग पीरियड में फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, हर थ्योरी में देखिएगा मान्यता ही रहेगा। और लॉन्ग पीरियड का कोई लेंथ नहीं है, कब होगा। केन्स कहा कि सब ढकोसला है, लिव इट, शॉर्ट पीरियड होना चाहिए। तो रूजवेल्ट ने कहा कि वेरी शॉर्ट पीरियड में हो सकता है। कहा एकदम सर, वेरी शॉर्ट पीरियड में हम सबको रोजगार में लगा देंगे। जेम केन्स के एकदम भक्त हो गए प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। IMF IBRD का जो स्थापना हुई न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, तो उन्हें आमंत्रित किए केन्स को, कि जेम केन्स भी वहां बैठे हुए थे जब हो रहा था IMF IBRD का। केन्स बहुत ही महान अर्थशास्त्री थे, लेकिन पॉलिटिक्स था, पॉलिटिक्स में उनको बराबर दबा के रखा। हम जैसा सुनते हैं कि उनको प्रोफेसर का प्रमोशनों में कुछ गड़बड़ कर रहा था। कारण यह था कि वो मैथमेटिक्स से पहले मास्टर्स किए हुए थे, और अल्फ्रेड मार्शल ने उसकी क्षमता को देखते हुए वो इकोनॉमिक्स में उसको लाए और कहे कि ये मास्टर्स इकोनॉमिक्स में भी कर लेगा। यूनिवर्सिटी में लिख दिए कि इसको रख लीजिए कैम्ब्रिज में लेक्चरर में। यूनिवर्सिटी कही कि नॉट पॉसिबल, इसको सैलरी नहीं दे सकते हैं। तो मार्शल ने कहा, ये बात जो हम बता रहे हैं हमको टीचर क्लास में बताए थे, वो बात आपको फिर तो उसने कहा, मार्शल ने कहे कि डिडक्ट सैलरी ऑफ केन्स फ्रॉम द सैलरी ऑफ मार्शल, बट पुट हिम इन कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, ही इज गोल्ड, इन फ्यूचर यू विल अंडरस्टैंड इट। तो उस तरह से रख लिए। फिर वो इकोनॉमिक्स में भी मास्टर्स किए और रह गए, लेक्चरर वहां बन गए। लेकिन AC पिगू नहीं चाहता था, बराबर उसके साथ। तो जैसे ही इकोनॉमिक्स का ज्ञान इनका बढ़ा, तो पहला काम किया कि AC पिगू के सब थ्योरी को काटना शुरू किया। ऐसा काटता था कि AC पिगू पकड़े हुए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स, आई पकड़ता था मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। मैक्रो इकोनॉमिक्स पकड़ने पर उनका थ्योरी गलत होता था। ये सब आगे के चीज में बताते हैं। तो इसलिए केन्स ने कहा कि वेरी शॉर्ट पीरियड अगर करना है तो एक लाइन ही बोले। देखिएगा लाइब्रेरी में किताब जॉन मेनार्ड केन्स का, पीछे से देखिएगा, पीछे से 10-20 पेज पर वो है लिखा हुआ, डिगिंग होल्स इन गोल्ड माइंस, डिगिंग होल्स इन गोल्ड माइंस, सोने के खान में गड्ढा खोदो। और हमारे यहाँ के जो अर्थशास्त्री हैं वो पढ़े हुए थे कि नहीं पढ़े हुए थे, इंदिरा गांधी को समझा दिया कि ये चीज बहुत अच्छा है, गड्ढा खोदने वाला, इससे तुरंत गरीबी मिट जाएगी।
इंदिरा गांधी का था गरीबी हटाओ, तो कहा ठीक है चलाओ, तो क्या करें? कहा डिगिंग होल्स इन गोल्ड माइंस। कहा ये गोल्ड माइंस वर्ड नहीं बोला, बोले डिगिंग होल्स। कहा कि ठीक है, तो 10 बिलियन जो है कुआं खोदो। और गांव गांव में जो है उनके समय में बेरोजगार बढ़ाने के लिए गड्ढा खोदना शुरू, मैंने कुआं खोदना शुरू किया। और कुआं खोदने में नपाई कब करता था? बरसात के समय में। बरसात के समय में कितना है मुश्किल है। आपको कहा कि 100 फीट करना है कि 20 फीट करना है कि 30, लिमिट बनाया, हो तो गया। अब गांव गांव में खेते खेत में सब कुआं बना हुआ है। ये सच बात आपको बता रहे हैं। ये गांव में एक बारात आई थी, एक बस, उससे बहुत सारे बिहार पटना से गए हुए थे लोग। तो होता है ना, अपना दोस्त सबको शादी में ले जाता है। अगर बीपीएससी कंप्लीट किया तो सब दोस्त से जाता है, जो क्वालिफाई किया जो नहीं किया सबको ले जाता है। तो वहां मना किया कि रात में आप उधर खेत उत में नहीं जाने के लिए। लेकिन लड़का तो यंग का, आज जो कहा जाता है जेन जी, तो उस समय वही लोग जेन जी था। 10 गो वहां से चला घूमने के लिए, चलो जा खेत उत घूम के आवे। घूम के आया, लौट के आया, और सब अपना खाए पी, तो देखा कि एगो मिसिंग है। तो पूछा एक आदमी कि भाई आपका 10 गो गए थे, 9 गो कैसे रहे, एगो कहाँ गया? तो देखा कि ना, करे वो कहाँ चला गया। तब फिर लालटेन, उस समय लालटेन का जमाना था, लालटेन लेके लोग गया देखने, देखा कि वो कुआं में वो गिरा हुआ है। कोई कुआं का खेत में है और जमीन के लेवल में उसका टॉप है, तो आपको पता है ना, वहां का लोग को जान रहा है कि ये कुआं है। तो चलते चलते एक जगह कहीं फंस गया, पीछे वो गिर गया। उसको निकाला गया, मरा नहीं, क्योंकि गड्ढा खोदना था मान लीजिए 40 फीट 50 फीट, खोदता था 10 फीट, और लिखाता था 50 फीट 40 फीट, जो भी हो। आई जो डिफरेंस होता था, इसे वो कहा जाता है कि इनकम फ्रॉम स्काई, आकाश से आपको पैसा है। बिहार ऐसे नहीं पिछड़ा हुआ है। हम आपको बता रहे हैं 1969 की बात, 1972 में शादी आई थी, 72 की बात। आज भी पिछड़ा हुआ है, उस समय पिछड़ा हुआ था। आज भी लास्ट है, उस समय भी लास्ट था। और गरीबी हटाओ पर पैसा खर्च हुआ। तो वो एक प्राइम मिनिस्टर ही हमारे यहाँ के थे, अ, अ, जो बेचारे का निधन हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट के द्वारा किया। उन्होंने कहा था कि 100 रुपये में केवल 15 रुपया ही नीचे पहुंच पाता है। बहुत बड़ी बात को कह दिया। इस बात को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कई बार कोट किए। तो 15 रुपया तो हुआ, बाकी जो रुपया हुआ वो सब खा लेता था। इंदिरा आवास योजना, उसमें 60,000 रुपया देना था। हम सर्वे करवाए स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट्स में बीए में एक सर्वे पेपर रहता था, तो सर्वे में देखे लिख रहा है कि दिया 60,000, लेकिन 60,000 पहुंचते हुए उसके हाथ में 30,000 हो गया, कट 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 होते हुए। तो उसको बनाना था जितना, आधा बनाया। किसी का छत नहीं है तो किसी का छत पर ऐसे ही बांसों से लगाए हुए, नीचे दीवार है, पैसा कट कट गया। अभी जो सिस्टम है कि फ्लैट बना के दे रहा है, तो इसमें खाने का गुंजाइश नहीं, फ्लैट बन के आपको अलॉट होगा। बहुत सारे चीज ऐसा था, सोचता ही नहीं था। हमको तो लगता है कि गरीब को आदमी ही नहीं समझता था। ये आजादी के बाद जो पावर में आए, अगर समझा होता तो जो काम ये अभी कर रहे हैं वो उस समय भी हो सकता था, उसके लिए पैसा खर्च किया गया। तो वो गड्ढा में गिर गया। 10 लाख गड्ढा खोदो, ये भी भारत में किया गया श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, बेरोजगारी को दूर करने। इसमें भी एक किताब हम लिखे हुए हैं, जो दिल्ली से लड़के पढ़ने पटना आते थे, इकोनॉमी हमसे। तो उसमें वो बताते हुए कहा कि इसको छपवा दीजिए। छपवा दिए थे, इंग्लिश मीडियम का था वो, सारा एग्जाम्पल दिए। तो कहा जाता है कि रूजवेल्ट ने कहा कि नहीं, शॉर्ट पीरियड में हमको चाहिए, वेरी शॉर्ट पीरियड। कहा ठीक है। ये कहे, केन्स ने कहा कि डिगिंग होल्स इन गोल्ड माइंस, सोना के खान में गड्ढा खोदो। क्योंकि अमेरिकन जो है वो अपना जो एक ईगो है कि हम अमेरिकन है, वो भीख नहीं मांगेगा, हाथ नहीं फैलाएगा, डोल्स नहीं लेगा।
फ्री फंड पैसा नहीं लेगा, काम करना चाहिए तो सबको। आप देखिए अमेरिका ऐसा फॉर्चुनेट है, एक बैग वहां पता चला कि गोल्ड माइंस है, तो नेवेडा में, कोलोरेडो में, एरिजोना में, कैलिफोर्निया के पास, डकोटा के पास बड़ा बड़ा खान निकलना शुरू हो गया। आप अमेरिकन इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़िएगा, उसमें देखिएगा। तो जगह जगह से बड़े बड़े लोग जो है बिजनेसमैन आदमी लेके, मजदूर लेकर के वहां आते थे जमीन के, और $5 दीजिए या 15 एकड़ जमीन आपको फ्री लीजिए, आप खोदिए, पूजा कीजिए, जो करना है कीजिए, स्कूल खोलिए। क्योंकि आदमी नहीं था। अरे आदमी आज भी नहीं, आज भी 36 करोड़ है हमारे यहाँ। 36 करोड़ क्या है? उत्तर प्रदेश में जो आबादी है वो ऑस्ट्रेलिया का आबादी है। कितना कंट्री हमारे देश में है, मिल के इंडिया है। ये मजबूती नहीं देख रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। विदेश निकल के देखिए आप, जो अगर शेंजन वीजा बनवाइएगा यूरोप के लिए, तो चढ़िएगा पोलैंड, आप फिर आपका कार आगे बढ़ेगा, तो बढ़ के जर्मनी, उधर मोड़ दिया तो आप फ्रांस, इधर मोड़ दिया तो नीदरलैंड, उधर चला गया तो स्विट्जरलैंड, पूरा घूम के आ जाइए। 26 कंट्री, एक एक किसी कंट्री का अगर आप पासपोर्ट लेके वीजा लिए तो घूम सकते हैं। वही स्थिति कहता है जॉन मेनार्ड किन्स कहते हैं कि डिगिंग होल्स इन गोल्ड माइंस। सबको खबर कीजिए कि रोजगार मिल गया आपको, आइए ज्वाइन कीजिए, अंदर जाइए। डिगिंग होल करेगा, सोना मिले ना मिले, वो 8 घंटा वहां काम करेगा, निकलेगा। वहां 1 घंटा का अभी जो सैलरी है, 1 घंटा का पेमेंट है $20। हम वहाँ इंटरव्यू लिए हुए हैं डिफरेंट विकसित देश में। $20 1 आवर के लिए है। अंदर घुसा, अगर 8 घंटा कर दिया तो सोच लीजिए 8 इंटू 20, 2 घंटा करेगा तो जिसको जितना मन करे करे। आप बाहर निकलो, डॉलर हाथ में दीजिए, डॉलर हाथ में दीजिए, बाहर आएगा। व्हाट विल ही डू? डॉलर से खरीदेगा, वो खरीदेगा कि वहां सिग्नल बजने लगेगा कि माल बिक रहा है। 6 महीना के अंदर अंदर सारे फैक्ट्री का माल बिकना शुरू हो गया, और 1 साल होते होते सारा फैक्ट्री खुल गया, क्योंकि सारा माल स्टॉक खत्म हो गया। अब नया आपको चाहिए। अभी पटना में हम देख रहे हैं कि किसी भी मॉल में जाइएगा, बाहर लिखे हुआ है कि 5 खरीदिए और 7 फ्री। जैसे 5 अगर आप शर्ट लीजिएगा या पैंट लीजिए, कुछ लीजिए, तो 7 को फ्री देगा। कौन इकोनॉमिक्स है भाई? तो बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा के रखे हुआ है। हर शर्ट का दाम जो है 2,000 है, 5,000 है। तो वैसा ही आपको 5 को धरा दिया, और उसके बाद फिर कहेगा कि इसके बदले में आपको 8 को उधर से फ्री लीजिए, आपको जो लेना है लीजिए, उसमें नहीं कोई रोक टोक नहीं। कहने का मतलब है कि स्पेंडिंग, अभी इंडिया में क्या चल रहा है? मोर स्पेंडिंग, मोर स्पेंडिंग, मोर स्पेंडिंग। गवर्नमेंट चाह रही खूब स्पेंडिंग करे, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा। हमारे यहाँ डिमांड बढ़ेगा तो ग्रोथ होगा। ये हम लोग का फंडा है। इसलिए टैक्स में कमी की गई, इसलिए सारे हर जो टैक्स पेयर है उसको लाख लाख रुपए का बचत हो रहा है, कंपनी को बचत हो रहा है। बहुत सारे जीएसटी में जो परिवर्तन किया है, इससे बहुत सारे कमोडिटीज पर प्राइस घट गया। तो ये सब अभी जो किया जा रहा है उसका बता रहे, उस समय की बात आपको बता रहे हैं। कोई निकला बाहर, खरीदा निकला। तो ये डिगिंग होल्स इन गोल्ड माइंस किया, और शॉर्ट पीरियड में कहा कि रेल को डेवलप करो, रोड को डेवलप करो, सरकारी बिल्डिंग बनाओ, म्यूजियम बनाओ, स्कूल बिल्डिंग बनाओ, सरकारी ऑफिस बनाओ, इस सब पर खर्च करो। 1932 में जो वहाँ 160 लाख आदमी बेरोजगार था, 1933-34 में सारे रोजगार में आ गए, और 35 में कैसे एम्प्लॉयमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो नहीं हो, इस पर बहुत सारा काम किया गया, जो आप इकोनॉमिक हिस्ट्री में पढ़ के देखेंगे। तो हम आपको बता रहे थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा पर फीस बढ़ाकर दुनिया में फिर हड़कंप मचा दिया है। यह भारत के आईटी इंजीनियर्स के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अभी आप देखिएगा, हमारा कुछ वीडियो क्लास का देखिएगा। अभी रिसर्च करके, और जोनाथन हैस्केल जो है इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने प्रूव किया रिसर्च से कि इंडिया इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन
intangible investment. Or US is second, Japan is 15th, France is 6th, ब्रिटेन इज 11th। ये पोजीशन है। और डेटा कब का लिया गया है? 2014 से 2024 तक, 10 वर्ष। ये 10 वर्ष वही पीरियड इसमें नरेंद्र मोदी जी, आवर प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो उन्हीं का ही पीरियड है। अब देखिए, ये कोई इंडियन इकोनॉमिस्ट नहीं है। जोनाथन हैस्केल जो है वो विदेशी है, और उसने जो रिसर्च किया है उसका सारा डेटा जो है सब WIPO करके है, या बहुत सारा जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां से डेटा लिया गया है, और रिसर्च ग्रुप बैठ के उसका किया है। और टेंजेबल इन्वेस्टमेंट का मतलब कार बनाना, ट्रक बनाना, है ना, जूता, मोजा, बैग, ये सब टेंजेबल, जिसको यू कैन टच। अगर आप टच कर सकते हैं तो टेंजेबल गुड्स हो गया। आज जो टच नहीं कर सकते, जैसे सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल का जी, कोई स्क्रिप्ट राइटिंग करता है सिनेमा का, 1000 करोड़ का सिनेमा हो गया, लिखा तो स्क्रिप्ट राइटिंग जो किया वो क्या है? उसी तरीके से प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि फोटोग्राफी, आपको स्कैनिंग, आप जाइएगा सब चीज करा लीजिएगा। पहले कोई MRI जानता था? अभी जाइएगा, पैर में चोट लगा है, आया कर, ठीक है, जाइए एक्सरे देख लगे, MRI करिए। ये सब जो है, जिस चीज को आप टच नहीं कर सकते हैं वो कहलाएगा इनटेंजेबल इन्वेस्टमेंट। जिसको आप टच कर सकते हैं उसको कहा जाएगा टेंजेबल इन्वेस्टमेंट। रिसर्च किया गया और पीरियड लिया गया 1914 से 1924। इस पीरियड में जो डेटा आया, इस डेटा में नंबर 1 पर है इंडिया, और कंक्लूजन निकला कि इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया इज टॉप इन द वर्ल्ड, US इज सेकेंड। इसका नतीजा हुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, पत्नी के साथ, हर हाइनेस के साथ इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में जाकर के वहां एग्रीमेंट किए हैं कि टेक इन्वेस्टमेंट खूब हम लोग किया जाए। इंग्लैंड है 11वां पोजीशन है, ये अपने है दूसरा पोजीशन, और टेक इन्वेस्टमेंट में इंडिया जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट है। इन चीजों को बाहर वाला रिसर्च कर रहा है, इंडिया के भीतर वाला कह रहा है कि वोट चोरी हो रहा है, कोई कह रहा है कि पैसा लूट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कंक्रीट कोई चीज आपको बताना है तो उसका प्रोड्यूस करना पड़ेगा डेटा। अब ये जो डेटा आया है कि इंडिया इज फर्स्ट, इंडिया इज फास्टेस्ट इकोनॉमी ग्रोइंग इन द वर्ल्ड, एंड US इज सेकेंड। तो 3-4 क्लासेस पर हम पीछे ले चुके हैं, उसको पढ़ के देखिए, और बड़ा अच्छा डेटा है जो परीक्षा में अभी आप लिख सकते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H वीसा फीस बढ़ाकर दुनिया में फिर से हड़कंप मचा दिया है। यह भारत के IT इंजीनियर्स के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यह एक अमेरिकी गैर निवासी वीजा है जो यहाँ विशिष्ट व्यवसायों में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए अनुमति देता है। इसका उद्देश्य उच्च कौशल नौकरियों के लिए सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली विदेशियों को तकनीकी कंपनियों में लाना है। इसका इस्तेमाल सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, चिकित्सा, इंजीनियरिंग जैसे उद्योग में किया जाता है। नियम में क्यों बदलाव किया जा रहा है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि वीजा कार्यक्रम विदेशी कामगारों के लिए पाइपलाइन में बदल गया है, जो सालाना $60,000 पर काम के इच्छुक है। यह अमेरिकी कामगारों को सामान्य भुगतान की जाने वाली $1 लाख की सैलरी से काफी कम है। नया नियम बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी कंपनियों को 21 सितंबर 2025 से किसी भी देशी कर्मचारी के प्रवेश या दोबारा से प्रवेश के लिए
हर H1B वीसा पर 88 लाख रुपया, $1 लाख, और है ना, एक बराबर, $1 बराबर 88 है, तो उसका $1 लाख, और नहीं तो 88 लाख रुपया देना पड़ेगा। और तभी नहीं देने पर उसको आने नहीं दिया जाएगा। कर्मचारी पहली बार आ रहा है, यात्रा के बाद लौट रहा है, या कंपनी बदल रहा है, इस नियम पर ध्यान दिए बिना लागू होता है। और मौजूदा धारकों का क्या है कि यह नियम केवल नए आवेदकों पर लागू है। मौजूदा H1B वीसा धारकों को शुल्क नहीं देना है, लेकिन अगर वे 12 महीने से बाहर हैं तो उन्हें 21 सितंबर 2025 के पहले अमेरिका लौटना होगा। नियमों में बदलाव क्यों किया जा रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि वीजा कार्यक्रम विदेशी कामगारों के लिए पाइपलाइन में बदल गया है, जो सालाना $60,000 पर काम के इच्छुक है। यह अमेरिकी कामगारों को सामान्य भुगतान किए जाने वाले $1 लाख की सैलरी से कम है। और उसका कहना है कि गरीब सब है, 60,000 पर आकर के $60,000 पर काम कर रहा है। हमारा अमेरिकन जो है उसको 1 लाख देने, $1 लाख हमको देना है, क्योंकि वहां तो $20 1 घंटा का है। अभी हमारे यहाँ एक मजदूर जो है पेंट उन कुछ कर रहा है, और उसका खुद उसी का फी है कि हमको 700 रुपया पर डे चाहिए। 2 गो है, 7 दूना 1400, और वो उसके लिए हाईएस्ट है। हम तो बोले कि जानते हो, तुम यही काम पेंट अगर अमेरिका में करते तो $20 पर घंटा का मिलता है। तुम 8 घंटा कर रहे हो, तो जो लो 20 इंटू 20। तो ये सब कुछ भी कर ले, लेकिन वर्ल्ड का जो अभी रिसर्च है कि इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग कंट्री ओवर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड, सेकेंड इन US, एंड UK इज 11th, जापान इज 15th। 15 कंट्री को लिया गया है, 15वां है जापान, 11वां है UK, US है आपको नंबर 2। तो वही US और UK का भी एग्रीमेंट हो गया है कि हम लोग जम करके अब टेक इन्वेस्टमेंट का मतलब वही हो गया जो बतला रहा है अभी का जोनाथन हैस्केल, इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिस्ट, तो उस बात को बतला रहा है। तब देखें, तो देख करके अपना कहा है कि चलो हम भी इसको करते हैं। तो ऐलान में भुगतान सालाना या एक मुश्त का जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि नए प्रवेश और दोबारा से प्रवेश करने वाले H1B वीजा होल्डर्स पर नियम लागू होगा। नया नियम 21 सितंबर से लागू होकर 12 महीने तक वैध रहेगा। प्रतिबंध इस घोषणा की प्रभावी तिथि 12 महीने के बाद समाप्त हो जाएगा। यह नियम एक प्रावधान शामिल है कि अगली H1B वीसा लॉटरी के लिए 30 दिन के अंदर समीक्षा जरूरी है। श्रम सचिव राष्ट्रपति को नियम जारी करेंगे, संशोधित करने या फिर निरस्त करने की अपील कर सकते हैं। तो इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने H1 वीजा पर फीस बढ़ाकर दुनिया में फिर हड़कंप मचा दिया है। यह भारत के IT इंजीनियर्स के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है, मोदी जी नहीं बातचीत कर रहे थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर, और फोन भी किया, तो उस पर कह रहा था कि जितना भी इंडियन इंजीनियर्स आ रहा है सबको बंद कीजिए, अपने इंडस्ट्रीज को, डोंट अपॉइंट इंडियन इंडस्ट्रीज। हम तो उस समय पढ़ा रहे थे, तुम बोले, लिखे भी है, बोले भी कि जितना वहाँ इंडियन रह रहा है आपका सिटीजन बन के, उस सबका सिटीजनशिप छीन लीजिए और उसको वापस भेज दीजिए इंडिया। हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर की जरूरत है, वहाँ छोड़ के यहाँ काम करेगा। मोदी जी को इतना है हैसियत, उस सबको जॉब में ला करके, और बिल्डिंग बन ही रहा है, उसको बिल्डिंग दे दीजिए, रहेगा, काम करेगा। उसे हारने के लिए चाहता है तो लाइए। तो फिर शांत हो गया।
जो लोग वहाँ सब चीज़ खरीद लिया, ज़मीन खरीद लिया, मकान खरीद लिया, अब अभी तो स्थिति हो गया है कि कब कहाँ आप रह रहे हैं बाहर, कब वहाँ से निकालेगा कहना मुश्किल है, जो अभी टर्बुलेंस हो रहा है। तो ये हम लोगों का जो डिस्कशन है, वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा फीस बढ़ाकर दुनिया में फिर से हड़कंप मचा दिया है। यह भारत के आईटी इंजीनियर्स के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हुँ। H-1 वीज़ा क्या है? इसे इसे समझना ज़रूरी है। यह एक यह एक अमेरिकी यह एक अमेरिकी गैर निवासी अमेरिकी गैर निवासी वीज़ा है। जो यहाँ विशिष्ट जो यहाँ विशिष्ट विशिष्ट व्यवसायों व्यवसायों में विदेशी कर्मचारियों विदेशी विदेशी कर्मचारियों विदेशी कर्मचारियों विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने को नियुक्त करने की अनुमति देता है।
अनुमति देता है। इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य उच्च कौशल, इसका उद्देश्य उच्च उच्च कौशल नौकरियों नौकरियों के लिए नौकरियों के लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली विदेशियों विदेशियों को तकनीकी तकनीकी कंपनी कंपनियों में लाना है। कंपनियों में लाना है। इसका इस्तेमाल इसका इस्तेमाल सूचना प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी वित्त चिकित्सा चिकित्सा और और इंजीनियरिंग जैसे उद्योगों जैसे
उद्योगों में किया जाता है। किया जाता है। नियमों में बदलाव ट्रम्प प्रशासन क्यों करना करना चाहती है। अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का मानना है कि वीजा कार्यक्रम है कि वीजा वीजा कार्यक्रम विदेशी विदेशी कामगारों विदेशी कामगारों विदेशी कामगारों के लिए पाइपलाइन के लिए पाइपलाइन पाइपलाइन में बदल गया है। जो जो सालाना जो सालाना 60,000 60,000 डॉलर पर
काम के इच्छुक हैं, काम के काम के इच्छुक हैं। ट्रंप के अनुसार यह 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 अमेरिकी कामगारों को सामान्य भुगतान सामान्य भुगतान की जाने वाली की जाने वाली 1 लाख $1 लाख की 1 लाख डॉलर की सैलरी सैलरी से काफी कम है। नया नियम ट्रंप ने लागू करवाया है। अमेरिकी कंपनियों अमेरिकी
अमेरिकी कंपनियों को अमेरिकी कंपनियों ब- को 21 सितंबर 21 सितंबर 2025 से से किसी विदेशी कर्मचारी विदेशी 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 कर्मचारी के के प्रवेश के लिए हर 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 H1 H1B आवेदन पर आवेदन पर 1 लाख डॉलर करीब 88 लाख 88 लाख रुपया का भुगतान करना होगा। भुगतान करना होगा। यह नियम यह नियम इस बात पर इस बात पर ध्यान दिए बिना बिना लागू होता है। लागू लागू होता है कि कर्मचारी पहली बार आ रहा है
पहली बार आ आ रहा है। पहली बार आ रहा है। यात्रा। यात्रा के बाद। यात्रा के बाद लौट रहा है। लौट रहा है। या या कंपनी बदल रहा है। यात्रा के बाद लौट रहा है या कंपनी बदल रहा है। चार, पांच। छह। मौजूदा वीजा धारकों की स्थिति। मौजूदा वीजा धारकों की स्थिति। मौजूदा वीजा धारकों की स्थिति क्या है। वीजा का नियम नए आवेदकों पर। नए नए आवेदकों
पर नए आवेदकों पर लागू है। मौजूदा एचवी वीसा धारकों को मौजूदा एचबी H1B H1B वीजा धारकों को धारकों को शुल्क धारकों को शुल्क धारकों को शुल्क नहीं देना होगा। नहीं देना होगा। लेकिन लेकिन अगर वे लेकिन अगर वे लेकिन अगर वे वे 12 महीने से बाहर हैं से बाहर हैं तो तो उन्हें 21 सितंबर 21 सितंबर इक्कीस सितंबर 2025 से से पहले अमेरिका अमेरिका लौटना अमेरिका लौटना होगा। शुल्क एक मुश्त
या सालाना? या सालाना? यह यह जिक्र नहीं है। नहीं है। ऐलान में ऐलान में भुगतान सालाना या एक एक मुश्त सालाना या एक मुश्त का एक मुश्त का जिक्र एक मुश्त का जिक्र नहीं है। इसका इसका मतलब इसका मतलब है इसका मतलब है कि नए प्रवेश नए प्रवेश और दोबारा दोबारा से दोबारा से प्रवेश करने वाले करने वाले H1 करने वाले H1 H1B वीजा होल्डर .
होल्डर्स पर पर यह नियम लागू होगा। नया नियम 21 सितंबर 21 सितंबर से लागू होकर 12 महीने 12 12 महीने तक वैध रहेगा। वैध रहेगा। प्रतिबंध प्रतिबंध इस घोषणा की इस घोषणा की प्रभावी प्रभावी तिथि के 12 महीने बाद समाप्त हो जाएगा। 12 महीने बाद समाप्त हो हो जाएगा। इस नियम में एक प्रावधान शामिल है। एक प्रावधान शामिल है
एक प्रावधान शामिल है। अगली H1B अगली H1B H1B लॉटरी लॉटरी के लिए के लिए 30 दिन 30 दिन के अंदर समीक्षा जरूरी है। समीक्षा जरूरी है। श्रम सचिव श्रम सचिव राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को नियम जारी रखेंगे। श्रम सचिव राष्ट्रपति को नियम जारी रखने संशोधित करने या फिर निरस्त करने की अपील कर सकते हैं। करने की अपील कर सकते हैं। H1B कर सकते हैं। भारत के आईटी इंजीनियर्स को झटका। डॉक्टर पीसी वर्मा शास्त्री, पूर्व अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, बिहार, भारत द्वारा एक सरल विश्लेषण। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1
वीजा पर फीस बढ़ाकर दुनिया में फिर हड़कंप मचा दिया है। यह भारत के आईटी इंजीनियर्स के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। H1 H1B H1B वीजा क्या है, इसे समझना जरूरी है। यह एक अमेरिकी गैर निवासी वीजा है जो यहाँ विशिष्ट व्यवसायों में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य उच्च कौशल नौकरियों के लिए सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली विदेशियों को तकनीकी कंपनियों में लाना है। इसका इस्तेमाल सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसे उद्योगों में किया जाता है। नियमों में बदलाव ट्रंप प्रशासन क्यों करना चाहती है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि वीजा कार्यक्रम विदेशी कामगारों के लिए पाइपलाइन में बदल गया है, जो सालाना $60,000 पर काम के इच्छुक हैं। ट्रंप के अनुसार यह अमेरिकी कामगारों को सामान्य भुगतान की जाने वाली $1 लाख की सैलरी से काफी कम है। नया नियम ट्रंप ने लागू करवाया है। अमेरिकी कंपनियों को 22 सितंबर 2025 से किसी भी विदेशी कर्मचारी के प्रवेश के लिए हर H1B हर H1B आवेदन पर $1 लाख, करीब 88 लाख रुपया का भुगतान करना होगा। यह नियम इस बात पर ध्यान दे बिना लागू होता है कि कर्मचारी पहली बार आ रहा है। पहली बार आ रहा है पहली बार आ रहा है कि यात्रा के बाद लौट रहा है या कंपनी बदल रहा है। मौजूदा वीजा धारकों की स्थिति क्या है? वीजा का नियम नए आवेदकों पर लागू होता है। वीजा का नियम नए आवेदकों पर लागू है। मौजूदा H1B वीजा धारकों को शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन अगर वे 12 महीने से बाहर हैं तो उन्हें 21 सितंबर 2025 से पहले अमेरिका लौटना होगा। शुल्क एकमुश्त या सालाना यह जिक्र नहीं है। ऐलान में भुगतान सालाना या एकमुश्त का जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि नए प्रवेश और दोबारा से प्रवेश करने वाले H1B वीजा होल्डर्स पर यह नियम लागू होगा। नया नियम 22 सितंबर से लागू होकर 12 महीने तक वैध रहेगा। प्रतिबंध इस घोषणा की प्रभावी तिथि के 12 महीने के बाद समाप्त हो जाएगा। इस नियम में एक प्रावधान शामिल है। अगली H1B लॉटरी के लिए 30 दिन के अंदर समीक्षा जरूरी है। श्रम सचिव राष्ट्रपति को नियम जारी करने, संशोधित करने या फिर निरस्त करने की अपील कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये बदलाव जो हो रहा है, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि भारत में एक दिन कोई मजदूर काम करता है तो अभी पटना में ₹7 है, अन्य जगहों पर ₹8 होगा, बहुत होगा, कहीं बम्बई में ₹10 होगा जो कामगार है, काम करता है। लेकिन अमेरिका में कोई भी मजदूर, कोई भी व्यक्ति काम करने वाला, चाहे वो प्लेट धो रहा हो या वेटर का काम कर रहा हो या वॉचमैन हो, जो भी हो, नीचे से ऊपर तक मिनिमम जो है $20 पर आवर है। यहाँ से लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, और अगर उनको परमिट मिल जाता है
3 घंटे का, कि आप 3 घंटा काम कर सकते हैं और जो डॉलर प्राप्त कीजिएगा उसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने में अगर घट रहा है तो बहुत ऐसे लोग हैं जो चले गए लेकिन वहां पैसा नहीं जुट रहा है। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हर चीज का दाम बहुत ज्यादा है। टमाटर उठाइएगा तो यहाँ के हिसाब से 4,000 रुपये kg। अब जब देख रहे हैं कि पेमेंट करने के लिए 88 लाख कह रहा है केवल वीजा के लिए, H1 वीजा के लिए 88 लाख रुपया। सोचिए भारतवर्ष में 88 लाख रुपया किस गार्जियन के पास होगा, क्या परसेंटेज उसका होगा। आपकी एक आम नागरिक जो है इस बात को समझ सकता है, जो गांव में रह रहा है, छोटे शहरों में रह रहा है, मध्यम शहरों में रह रहा है, बड़े शहरों में रह रहा है, उसका गार्जियन क्या कर रहा है। घूस कमा रहा हो तो छोड़ दीजिए, वो लागू नहीं तो वो कुछ भी है। कहीं काम कर रहा है सरकारी विभाग में, अभी देख रहे हैं ईडी का रेड होता है तो इतना रुपया निकलता है कि 3-4 बैंक से मशीन मंगाना पड़ता है उसको गिनने के लिए। तो ये अपवाद है। आम तौर पर 88 लाख रुपया दे के कोई भी भारत में जो परिवार है वो अपने बच्चे को H1 वीजा दिलाने के लिए नहीं भेज सकता है। या एटीएन हैं या डॉक्टर हैं या इस तरह के जो हाई इन्वेस्टमेंट के बाद वो पढ़ के निकले हैं, तो उनको लगता है कि इंडिया में काम वैसा नहीं है जो कमा सकेंगे। यहाँ क्या है कि आपको बीपीएससी से पोस्टिंग होता है, तो आप डॉक्टर हैं, आप पोस्टिंग हो गया गांव में। तो बहुत ऐसे डॉक्टर हैं गांव में ही जम गए और जगह जगह लोग उस गांव में आ रहा है। और कुछ ऐसे हैं जो कि गांव में भी जमे हुए हैं और शहर में भी ऑफिस कई जगह खुला हुआ है। अभी हम कल ही एक आई साइट जो है उसको जांच कराने के लिए डॉक्टर का एड्रेस लेके गए कि चूंकि बराबर आंख से ही काम करना है कंप्यूटर पर, तो उससे मिले जब जाके तो देखा तो सब तरह से फिट था। तो पूछा कि सर आपका क्या एज है, हम गए 75 ईयर्स। और उसका होगा एज कितना, 25 वर्ष होगा, एकदम यंग लड़का ऐसा था। और वो यूएससी सबसे पढ़ के आया हुआ है। तो हमको बताया कि सर यहाँ जो सर्जरी करते हैं वहाँ कोई भी इंडियन डॉक्टर को आंख का सर्जरी करने का परमिशन नहीं है। जो वहाँ का परमानेंट जो डॉक्टर होगा वही आंख का सर्जरी करेगा। हम लोग जो है खाली वही रुई लाना, ये दवाई देना, खड़ा होकर यही सब कर सकते, सर्जरी नहीं कर सकते। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ हम आए हैं तो फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन ऑफिस है, बैठने का है, सब मशीन लगा हुआ है। जो काम दिल्ली में कराने के लिए मेदांता में जाते थे वो सब मशीन यहाँ रखे हुए हैं। कि आँख का आपका प्रेशर क्या है, क्या आँख का सिस्टम है, ये सब तो यहाँ भी देखता है, हर जगह देखता है। प्रेशर नापने का मशीन, बहुत तरह का मशीन है। ऐसे हम मेदांता में, दिल्ली में देखते थे और वो चीज अब देख रहे हैं पटना में आ गया है। तो ये ग्रोथ है। ऐसे नहीं कह रहा है कि ये, अ, भारत जो है नंबर 1 हो गया है, अमेरिका नंबर 2 हो गया है इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट में। ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट है। वो आंख में क्या कर रहा है पता नहीं, स्विच दबाया हो गया। तो इसमें हम लोग को घबराना नहीं है। हमारे यहाँ के इंजीनियर्स या हमारे यहाँ के डॉक्टर्स, हमारे यहाँ के टेक्नोक्रेट्स जो हैं विश्व में नंबर 1 है। बहुत सारे चीजों में हमारे यहाँ के गार्जियन जो पेरेंट्स हैं वो 1951 में मिनिमम एवरेज परिवार में देखिएगा तो 5-6 बच्चा उनके परिवार में रहता था। हमारे यहाँ जो फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा, जो आईएएस थे बिहार से, और हमारे पटना कॉलेज में वो लेक्चरर भी रह चुके थे पॉलिटिकल साइंस में। उन्होंने एक टीवी पर जो ललन टॉप है उसको इंटरव्यू दिए, उसको बैठ के हम भी सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि हम लोग 9 भाई बहन थे, 9। इनका शायद पोजीशन था 8वां। और इनके फादर भी बहुत बड़े ऑफिसर थे, तो वो चाहते थे कि आईएएस बने थे, लेकिन 7 तक ले कोई आईएएस नहीं बना। बड़े बड़े पद पर है लेकिन आईएएस नहीं किया। तो यशवंत सिन्हा जब स्टूडेंट्स थे
तो वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सब में अपना पढ़ाई किए हुए थे पटना यूनिवर्सिटी से। तो फादर उनको कहे कि तुम आईएएस करो, और उसका तो आईएएस में उनका हो भी गया। तो उसी लेक्चर को सुनने के बाद हमको पता चला कि 8वां बेटा जो है आईएएस होगा। 21 गार्जियन को मालूम है कि पहला दूसरा जो इडियट होगा, और तीसरा चौथा मध्यम, 5वां 7वां आईएएस होगा। ये तो किसी गार्जियन को मालूम नहीं है, क्योंकि 8 बच्चा किसी को होगा ही नहीं आज के जमाने में। अभी जो मेरा स्टूडेंट्स है, जिसको हम पढ़ाए 1973 में, क्योंकि हम लेक्चरर हो गए, वो हम पूछे क्या करोगे सर, रिटायर हो गए। अब रिटायरमेंट का जो है 60 वर्ष है, 73 से जोड़ लीजिए, 60 जोड़िएगा तो कहाँ होगा। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टॉट बाय मी आर रिटायर्ड। तो और सब बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। एक जगह एक बैंक में गए तो हम नाम बोले तो बड़ा रेस्पेक्ट किया, भाई क्या बात है। तो बताया कि सर आपके स्टूडेंट हैं, जो सिविल होता है बैंक में लोन उन लेने के लिए, उसका वो टॉप है और बॉम्बे में है। सो हम तो बैंक में मैनेजर हैं, एक बार उनसे बात किए कि आप कहाँ पढ़े, तो बोला कि डॉक्टर पीसी वर्मा पटना कॉलेज से हम पढ़े हुए। तो ये सुन के मन में गर्व हुआ, और इसलिए हम पढ़ाई का काम जारी रखे हुए हैं। एट द एज ऑफ 75 6 क्लास पर डे लेते हैं, और फ्री है। यूट्यूब, डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल में 3000 क्लासेस अपलोड किए हुए हैं। आप देखिएगा बहुत सारे दिल्ली में, हमारा भी दिल्ली में मुखर्जी नगर में अंसल बिल्डिंग, बत्रा सिनेमा के बगल में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर पूरा मेरा। राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, राज का कोचिंग है, उसके बगल में कोचिंग है आपको खान सर, ये बिहार वाला नहीं हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है खान, वो भी इकोनॉमिक्स से का है। और उसके बाद जो है डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिक्स एकेडमी, 3rd बिल्डिंग में। कोविड के समय में हम शिफ्ट किए फिर ऑनलाइन। पहले तो दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हम लोग तो 1972 में स्टूडेंट थे, और 73 में लेक्चरर बने हुए थे। 73 में एग्जामिनेशन रिजल्ट निकला, ठीक 15 दिन का लेक्चरर हो गए। और अभी का जो सिस्टम है वो मॉडर्न है, और उसमें आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ये सब बहुत तरह का चीज अपलोड करना, ये करना, फोटोग्राफी। तो लेकिन आ, जो बेटा मेरा है वो विदेश में है, तो वो आया, कहा कि सब नहीं, फिर आप ऑनलाइन आइए, छोड़िए दिल्ली का झंझट, ऑनलाइन रहिए, कहीं रहिएगा वहाँ आप क्लास लीजिए। मैं घूम रहे हैं, आगरा में है, तो आगरे में बैठ के लैपटॉप पर ले लिए क्लास। तो ये चीज समझाया आपका कि देखिए, यहाँ था, पढ़ा पटना यूनिवर्सिटी में, अब विदेश गया तो देखिए इसका तो सब उस तरह से हो गया। अब इस काम को करते करते हम पारंगत हो गए, क्योंकि हजारों घंटा इसमें दे चुके हैं। हर रोज 6 क्लास लेते हैं, कोई हमको असर नहीं है, नए बात को उठाते हैं। क्योंकि कि जिसको compete करना है वो ध्यान रखिए, पीटी मेंस हो जाएगा, इंटरव्यू पे छट जाइएगा। हिंदी मीडियम वाले को तो और कह रहे हैं कि हिंदी मीडियम में हम बराबर लेक्चर इसलिए देते हैं, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी निश्चित रूप से पीटी मेंस में निकल जाते हैं, इंटरव्यू में छटते हैं। ये सब सारी चीजों को अगर आप समझे रहिएगा, तो आपका एक्सप्रेशन, किसी क्वेश्चन का उत्तर, अब H1 वीजा ही कह दिया, उस पर आपको बोलना है, सारे पढ़ करके आपस में डिस्कस कीजिए। आपस में स्टूडेंट 2-3 फ्रेंड रखे, डिस्कस कीजिए, तीनों निकल जाइएगा। ज्यादा जो स्टूडेंट नहीं चाहिए, 3, एक आप और 2 को। और नहीं कोई मिले तो अपने रूम को बंद करके लेक्चर दीजिए, खुद बोलिए किसी इशू पर। ये रोज बोलना है आपको, ताकि आपका जो है ये एक सिस्टम आपका है, और ये दांत के दोनों के बीच का जो गैप है, वो 3 अंगुली सीधा रख करके डालिए, ताकि फोनेस्टिक साउंड ये आपको, ये सब चीज हम चूंकि मैनेजमेंट में पढ़ाते थे या बीबीए का पढ़ाते थे, तो इसमें स्टूडेंट्स को ये सब कराते थे, ताकि पढ़ने के बाद जो इंटरव्यू आए उसको सबको हराइए आप। तो इस तरीके से इसको फिर पढ़िएगा, आपस में डिस्कस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम डॉक्टर पीसी वर्मा, इकोनॉमिस्ट। आई हैव बीन टीचिंग इकोनॉमिक्स फॉर द लास्ट 50 years. Started from lectureship in 1973, retired in 2016. Thereafter, I became YouTube economist, and till today I am continuing
everyday lecture on YouTube. This is free teaching of different things of economics, microeconomics, macroeconomics, international trade, public finance, economic growth, econometrics, mathematical economics, statistics, economy, Indian economy, world economy, IMF, IBRD, like all these things are discussed. Thank you for watching the video.